हाँ तो बच्चों, ये जो पेपर सोल्व हम कर रहे हैं यूपी बोर्ड का, ये उसकी 3rd वीडियो है और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं बिना टाइम ख़राब करे। क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 है हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन है अपना, इसमें कितने पार्ट दिए हैं? इसमें भी इन्होंने 5 ही पार्ट दिए हैं, इसमें 5 पार्ट दिए हैं और भाई हर पार्ट इसमें भी 3 मार्क्स का है, तो 5 × 3 कितना हो गया? 15 मार्क्स का ये है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो देख लीजिए आप। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ज्ञात करो। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तो ये जाके जो है बुक में से चेक करोगे, क्योंकि थ्योरी है, देखो उस पर टाइम ख़राब करने की कोई वजह नहीं है। जो अलग सा क्वेश्चन है उस पर टाइम ख़राब करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे, यूज़ करेंगे। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, सिंपल सी बात है, जब तुम जाके पढ़ोगे तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत तुम्हें मिल जाएगा। इसमें जो वेव फ्रंट होता है तरंगाग्र, उसकी परिभाषा वगैरह है। हाइगेंस ने कहा था कि जब कोई प्रकाश तरंग किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के सभी कण समान कला में कंपन करने लगते हैं। जो कण एक ही कला में कंपन करते हैं, सभी कण कंपन करने लगते हैं, और जो कण एक ही कला में कंपन करते हैं उनको हम वो जो है एक तरंगाग्र का निर्माण कर लेते हैं। जाके पढ़ लो तो मिल जाएगा, छोटा से ज़्यादा नहीं है, 6-7 लाइन में पूरा हो जाएगा ये। और देखो 6-7 लाइन में पूरा हो रहा है। एक छोटा सा चित्र बनाएगा, मतलब मुश्किल से जो कॉपी में अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 1 पेज में आ गया होगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया, सिंपल सा। इसका ख पार्ट, 5वें का ख पार्ट कह रहा है 2 कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो 2 कुंडलियाँ जो होती हैं, मान लो ये एक कुंडली है और ये दूसरी कुंडली है, इनके बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा देनी है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है कि जैसे ये कुंडली है और भैया इसमें बैटरी लगी है और भैया इसमें रियोस्टेट लगा है। रियोस्टेट मतलब इससे धारा बदल सकते हैं। तो अगर हम इसकी कुंडली की धारा में परिवर्तन कर दें तो इस वाली कुंडली में, मतलब इसमें चाहे हम बैटरी ना भी लगाएं, इसमें बैटरी नहीं लगी है। अगर 2 कुंडलियां में ऐसे ले लें कि एक में तो बैटरी लगी है और एक धारा नियंत्रक भी लगा है जो धारा को बदल सकता है, और दूसरी में बैटरी नहीं भी लगी है, सिर्फ एक कुंडली है और 1 गैल्वेनोमीटर है धारा को नापने के लिए। तो जैसे इसकी धारा को परिवर्तन कर देंगे तो इसमें जो है धारा उत्पन्न हो जाएगी। और ये धारा कहलाती है प्रेरित धारा। तो सीधी सी बात है, परस्पर समीप रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली की धारा को परिवर्तित करने पर दूसरी कुंडली में अगर धारा प्रेरित हो जाए या प्रेरित होगी ही, दोबारा बताता हूँ, किसी एक परस्पर समीप रखी 2 कुंडलियों में से किसी एक कुंडली की धारा में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है उसका जो फॉर्मूला तुम पढ़ोगे, उसका फॉर्मूला ये मिलेगा, देखो तुम्हें लिखा हुआ अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला ये मिलेगा N1 ∅1 अपॉन N2 ∅2 अपॉन I1। मतलब इस कुंडली में कितने फेरे हैं मान लो N2, कितना फ्लक्स बदला मान लो ∅2, इसकी धारा में कितना परिवर्तन करा मान लो I1। तो यहाँ से ये फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें, जब जाकर देखोगे तुम बुक में, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला है। और यहाँ पे I1 को अगर हम 1 एम्पियर मान लें तो इसकी परिभाषा भी हम दे सकते हैं। तो M कितना आ जाएगा? N2 × ∅2। और ये जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेजेस, फ्लक्स ग्रंथिकाएँ। तो सीधी सी बात है कि अगर प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीयक कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है उसको हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है बेटे हेनरी होता है, हेनरी, ये इसका मात्रक होता है। और इसका एक और तरीका है, एक और फॉर्मूला है इसका, दूसरा जो फॉर्मूला है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला दूसरा जो फॉर्मूला है इसका वो है ये। यहाँ पे E क्या है? ये EMF है। कौन सा EMF? प्रेरित EMF। प्रेरित मतलब जो उत्पन्न हुआ है इस वाली कुंडली में जितना EMF उत्पन्न हुआ है। और ये क्या है? डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी है धारा परिवर्तन। तो अगर इसको 1 मान लें, धारा परिवर्तन कितना मान लें? 1 मान लें, तो M कितना आ जाएगा? E2 के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस का साइन भी है लेकिन इसको हम छोड़ सकते हैं डेफिनेशन में। क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा बनेगी डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी। डेल्टा I1 मतलब I1 किसकी धारा है? पहली कुंडली की धारा है। इस पहली कुंडली को बोलते हैं प्राथमिक और दूसरी को बोलते हैं द्वितीयक। तो क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा बनेगी
कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 अंक होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को दोनों के बीच क्या बोलते हैं हम? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ये परिभाषा आ जाएगी इसकी। कितना सिंपल है बताओ, बहुत आसान पेपर है, हल करोगे तो उत्तर आ जाएगा आराम से। इसके बाद एम्पियर के परिपथ के नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम ये है, B.dl फॉर क्लोज लूप L इक्वल टू μ0 × I। ये है एम्पियर का परिपथीय नियम। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? गै। किसका गै? 4 का गै। 4 का है 5 का? 5 का गै। सिंपल सा नियम है। ये नियम ये कहता है कि अगर कोई बंद लूप है, मान लो ये लूप है, लूप मतलब एक घेरा, तो किसी बंद लूप में मान लो इस लूप में ये एक तार गुजर रहा है और इस तार में धारा कितनी है? मान लो I धारा है। तो ये कहता है कि इस बंद लूप के, जो ये लूप है हमारा, इस बंद लूप का रेखीय समाकलन, इसका अगर हमने धारा, इसकी पूरी लूप की लंबाई का छोटा सा भाग ले लिया, मान लो कितना भाग ले लिया? DL भाग ले लिया, तो लूप की लंबाई का किसी बंद लूप से गुजरने वाली जो मतलब इस लूप के एक्रॉस, इस लूप पे जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा वो इसमें से गुजरने वाली धारा का μ0 गुना होगा। ये है। तो इसका भी जो प्रूफ है ये तुम बुक से देखना, तुम्हें मिल जाएगा, बहुत इजी है, बुक में दिया हुआ है। एम्पियर का परिपथीय नियम बायो-सैवर्ट के नियम के तुरंत बाद दिया हुआ है, उसमें इसके यूजेज हैं और इसके 2 ही यूज, शायद 2 या 3 यूज हैं तुम्हारे कोर्स में, उनमें से पहला यूज है, जाके देखोगे तो आराम से मिल जाएगा, बहुत सिंपल है, ज़्यादा आधे पेज में सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें ये कह रहा है एक ट्रांसफॉर्मर है। देखो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे इसमें, क्योंकि न्यूमेरिकल इधर उधर से भी आ जाते हैं, थ्योरी तो बुक से ही मिल रही है तुम्हें, वैसे तो इसमें न्यूमेरिकल सारे बुक से ही हैं। तो इसका घ पार्ट, 5 का घ पार्ट, ये कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 200 ओम के प्रतिरोध की एक मशीन को चलाने के लिए 200 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। देखो ये कह रहा है कि 220 वोल्ट को कितने वोल्ट में बदल रहा है? ये 22 वोल्ट में बदल रहा है। जिसमें बदलता है वो सेकेंडरी वोल्टेज होती है, जिससे बदलता है प्राइमरी वोल्टेज होती है। कह रहा है एक ट्रांसफार्मर है जो इतने वोल्ट को इतने वोल्ट में बदल रहा है, और ये जो वोल्ट में बदली है इससे क्या कर रहा है? एक मशीन को चला रहा है। ये वोल्टेज चेंज करके क्या कर रहा है? एक मशीन को चला रहा है, और उस मशीन का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो कितना है? 220 ओम है। तो ये मशीन डेफिनेटली सेकेंडरी, इस वोल्ट जो मतलब मशीन है वो किसके साथ जुड़ी है? सेकेंडरी कोयल के साथ जुड़ी है। दोबारा समझ लो, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? इतने वोल्टेज को इतने वोल्टेज में बदल रहा है, और फिर इसकी सहायता से इतने प्रतिरोध की एक मशीन को चला रहा है। क्वेश्चन इसने पूछा है कि यहाँ से जो प्राइमरी से जो वोल्ट करंट ली गई है वो बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये बताना है हमें। अब देखो फॉर्मूला इसका होता है VS/VP इक्वल टू IP/IS। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, अब यहाँ से IP निकालना है, तो IP कितना आ जाएगा? IP आ जाएगा VS/VP इंटू IS। ठीक है, और ये जो है तुम फॉर्मूला जानते हो, V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला जानते हो ना। अब यहाँ से तुम्हें VS तो पता है, इसको छोड़ दो, तुम्हें VS तो पता है लेकिन IS नहीं पता, तो IS निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। IS कितना हो जाएगा? VS/RS, और इसमें पुट कर दो तो क्या फॉर्मूला बनेगा? IP इक्वल टू VS/VP इंटू IS की जगह क्या आ जाएगा? VS/RS। अब ये सारी वैल्यू रख दो, तो VS कितना है? 22, यहाँ फिर से VS कितना है? 22, VP कितना है? 220, और ये कितना है? 220, RS भी 220 है, तो ये 22 से ये 220 कैंसिल होगा, 10, यहाँ भी 10, कितना आ गया? 1/100 एम्पियर। सोल्व करोगे तो आएगा 0.01 एम्पियर की करंट इससे ली जा रही है प्राथमिक कुंडली से।
तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम देंगे तो थोड़ा सा हमें जो है इसमें जल्दी करने का मौका मिलेगा पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, ये अब यहाँ से जो क्वेश्चन है हमारे 5th से, इसमें मल्टीपल ऑप्शन मतलब का क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। जैसे इसका जो ये पार्ट था, इसका जो घ पार्ट था, ये इसी में ही ऑप्शन दे रखा है कि या तो ये कर लो या दूसरे वाला कर लो। दूसरे में कह रहा है कि एक चल कुंडल धारा मापी है, चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी, चल कुंडल धारा मापी। धारा मापी दो तरह के पढ़ाए होंगे तुम्हें, चल कुंडल धारा मापी भी दो तरह के पढ़ाए होंगे। एक तो पाइवटेड कोयल गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, किलकित कुंडली धारा मापी, एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी। तो इन दोनों की एक ही तरह की वर्किंग है, थोड़ी सी संरचना इनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट है, लेकिन कार्य एक ही तरह से करते हैं दोनों। पूछ रहा है इसमें एल्यूमिनियम फ्रेम पर कुंडली को क्यों लपेटा जाता है, एल्यूमिनियम फ्रेम पर। तो देखो क्या होता है, जैसे ये गैल्वेनोमीटर की कुंडली है मान लो, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर की कोर है, कोर मतलब इसमें हम कुंडली को लपेटते हैं। तो ये कोर जो है मेटल की रखी जाती है, मेटल मोस्टली इसमें एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, और इसके ऊपर लिपटते हैं तार, ऐसे तार लिपट के बन जाती है कुंडली। और इसको ऐसे दोनों तरफ इसके मैग्नेट लगी रहती हैं, और मैग्नेट के बीच में ये कोयल घूमती है। तो जब मैग्नेट के बीच में कोयल घूमेगी, मैग्नेट का मतलब क्या है, यहाँ दोनों तरफ में यहाँ जो है इन मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, जैसे ये Ni और ये S है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं ना, तो N से S की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे पास होंगी N से S की तरफ। तो जब ये कोयल घूमेगी, तो जैसे ही कोयल घूमेगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी इनको कट करेगी। कट करने का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब कोई चीज़ मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो उससे गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं वो कभी बढ़ती हैं कभी घटती हैं, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, उसका फ्लक्स चेंज होता है, और जब भी फ्लक्स चेंज होता है तो एक तरह की धारा उत्पन्न होती है। अभी इसी पेपर में पूछा गया है एडी करंट्स या भंवर धाराएं। और ये भंवर धाराएं जो होती हैं इनका एक विशेष गुण होता है कि ये गति का विरोध करती हैं। मतलब अगर कुंडली घूम रही है तो इसे रोकने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि जब ये मान लो इसमें करंट आई, इस कुंडली में करंट आएगी तो घूमेगी, अब ये घूमेगी तो आगे बढ़ जाएगा। अब अगर इसमें यहाँ पे एडी करंट उत्पन्न होंगी तो वो क्या करेंगे, इसकी गति का विरोध करेंगी, तो एक लिमिट पर जाके इसको रोक देंगी। वो इसके रोकने को बोलते हैं अवमंदन, डैम्पिंग, क्या बोलते हैं, डैम्पिंग या डैम्प्ड मोशन भी कहते हैं इसको। तो क्या होता है कि जब ये, अगर इसमें मेटल का फ्रेम नहीं है, अगर मेटल का फ्रेम है तो क्या फ़ायदा, देखो पहली बात तो मेटल पे लपेटे जाएगा तो क्या होगा, जैसे घूमेगा मेटल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मेटल में क्या हो जाएगा, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे कि इसकी गति का विरोध होगा और ये कुछ देर बाद रुक जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अवमंदन हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, अगर अवमंदन नहीं होगा तो क्या होगा कि सुई आगे चलती रहेगी। तो जैसे हमारे घर में मान लो वोल्ट मीटर या एमीटर लगे हैं, तो बस वो करंट बढ़ती रहेगी, मतलब वो घूमती रहेगी कोयल, उसकी वापस नहीं आने की, रुकने की नहीं बीच में जाके। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, अवमंदन उत्पन्न करना। तो अगर हम इसमें मेटल के फ्रेम पर लपेटते हैं इसको, तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अवमंदन हो जाता है। दूसरा पार्ट कह रहा है, इसमें दूसरे पार्ट में इसने एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, चलो बताते हैं तुम्हें। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक, हाँ जी, ये कह रहा है कि एक 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का धारा मापी है, एक धारा मापी है गैल्वेनोमीटर, और इसकी कुंडली का जो प्रतिरोध है वो कितना, 12 ओम है। इसके प्रतिरोध को हम जी से लिख देते हैं, तो कितना है इसका प्रतिरोध, 12 ओम है। और ये 2.5 एम्पीयर की धारा पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। मतलब अगर इसमें 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दी जाए, 2.5 मिली एम्पीयर की, कितनी, 2.5 मिली एम्पीयर की अगर इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाए तो इसकी सुई पूरी घूम जाएगी। पूर्ण विक्षेप धारा का क्या मतलब होता है, सुई इसकी पूरी घूम जाएगी। पूर्ण विक्षेप धारा, ये कौन सी पूर्ण विक्षेप धारा है, जो गैल्वेनोमीटर की सुई को पूरा घुमा देती है, इसको IG लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये सिर्फ इतनी करंट नाप सकता है। अब ये कह रहा है कि इस गैल्वेनोमीटर को तुम चेंज करो। कैसे चेंज करो कि ये 0 से लेकर और 7.5 एम्पीयर तक की धारा नाप सके। सीधी बात है, कितनी धारा नाप सके, 7.5 एम्पीयर। अभी तो इसकी औकात ही नहीं है 7.5 एम्पीयर नापने की,
अभी तो ये कितना मेजरमेंट कर सकता है, केवल 2.5 मिली एम्पियर, बहुत कम है ये। और नापनी कितनी है, 7.5 एम्पियर, मतलब 1000 गुने से भी ज़्यादा, 3000 गुना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3000 गुना क्यों बोल रहा हूँ मैं, 25 का ये कितना हो गया, 3 गुना हो गया 75, और मिली एम्पियर 10 की घात 3 का अंतर ये आ गया। मतलब इससे हमें काम लेना है बहुत तगड़े वाला। सिर्फ 2.5 मिली एम्पियर नाप रहा है, 7.5 एम्पियर इससे नपवानी है। तो इसको कन्वर्ट करने का ये क्वेश्चन, मतलब ये वाला जो इसकी जो थ्योरी है, ये तुम पढ़ोगे जाके तो गैलोनोमीटर का रूपांतरण है, कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो जब एमीटर में चेंज करते हैं तो थ्योरी में पढ़ा जाता है, इसको शंट किया जाता है। क्या कहता है, शंट। शंट का मतलब इसके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, शंट को ऐसे लिखते हैं। और इस प्रतिरोध की विशेषता ये होनी चाहिए कि ये कैसा होना चाहिए, स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, छोटा प्रतिरोध। चलो खैर वो तो थ्योरी की बात है। अब इस शंट को निकालने का फॉर्मूला होता है S इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। यहाँ पे आई होता है जो उनकी करंट इससे नापनी है, जितनी नाप सकता है वो आई जी होती है। तो इस फॉर्मूले में तुम आई जी रखोगे कितना, आई जी 2.5 मिली एम्पियर, मतलब 10 की घात -3 कर दोगे इसमें। आई रखोगे 7.5 एम्पियर माइनस आई जी, फिर से कितना आ गया 2.5 10⁻³ इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है अपना 12 ओम। सोल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि क्या करेंगे, इसे कैसे परिवर्तित करते हैं। तो तुम क्या लिखोगे, इसको परिवर्तित करने के लिए इसके समांतर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसकी गणना निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन करोगे और नीचे आंसर लिख दोगे, भाई इतना प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे, तो ये हमारा काम कर देगा जो हमें इससे कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5वां पार्ट। इसके 5वें पार्ट में कह रहा है, इसका जो 5th पार्ट है, बोर्ड साफ कर देते हैं थोड़ा। तो जो 5th पार्ट है, इसका 5th पार्ट में कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड, कहाँ गया 5th पार्ट, हाँ, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए फॉर ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। मतलब एक पीएन संधि डायोड का यूज करके एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाना। हाफ वेव रेक्टिफायर, ये जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग दिष्टकारी। तो भाई ये थ्योरी में चेक कर लेना जाके, दिष्टकारी रेक्टिफायर वो यंत्र होता है जो एसी को, प्रत्यावर्ती धारा को डीसी में बदल दे। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं हम, दिष्टकारी का यूज करते हैं। और पीएन संधि डायोड को लेकर, इसका पीएन संधि डायोड जो होता है उसका एक मुख्य जो यूज है वो दिष्टकारी है। तो इससे हम दिष्टकारी बना सकते हैं। तो बुक में जाके देखोगे तो तुम्हें इसका डायग्राम मिल जाएगा, सिंपल सा डायग्राम है। एक इस तरीके से इसमें जो है एक ट्रांसफार्मर लिया है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, ये करोड़ है, फिर यहाँ पे द्वितीयक कुंडली बनी होगी, फिर यहाँ पे एक पीएन संधि डायोड जोड़ा गया होगा, फिर यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा होगा, लोड रेजिस्टेंस जिससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। और ये जो भी सिग्नल, मतलब जो भी धारा, कैसी धारा, जो भी एसी धारा हमें बदलनी है उसको यहाँ पर डालते हैं इनपुट, इसकी प्राथमिक कुंडली पे इनपुट डालते हैं। तो जब इस पर डालेंगे तो यहाँ जो इसकी प्राथमिक कुंडली पे इनपुट डालेंगे तो यहाँ ये जो संधि डायोड है ये इसको आउटपुट में क्या कर देगा, इसका ये दिष्ट धारा में इसको बदल देगा, डीसी में बदल देगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही डायोड यूज करते हैं तो आधी धारा को बदलता है खाली। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्र है इसी का, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आधा चक्र है, तो ये बस आधे चक्र को बदलेगा ऐसे। फिर जैसे ये आधा चक्र कौन सा, ऊपर की तरफ है तो प्लस का है, नीचे की तरफ है तो माइनस का है, तो अगर प्लस वाले को बदल रहा है तो बस प्लस को ही बदलेगा ऐसे। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक बदल दिया प्लस को, फिर माइनस को छोड़ देगा तो इतना गैप आ जाएगा, फिर इसके बाद प्लस वाले को फिर से बदल देगा। तो ऐसे ये सब कुछ तुम्हें थ्योरी में मिल जाएगा। जब बुक में जाके एक बार देखोगे, थोड़ा बुक पढ़ो, बुक पढ़ने की आदत बनाओ, जब देखोगे तो मिल जाएगा। और इस वीडियो के बाद में, मतलब इस वाले टॉप क्वेश्चन के बाद में 6th क्वेश्चन है
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात करो जबकि प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत भरा हो। तो समांतर प्लेट संधारित्र, ये चित्र तुम्हें बुक में मिल जाएगा बना हुआ। और ये मान लिया इसकी प्लेटें हैं, ये जो बनाई मैंने दोनों साइड में, और जो बीच में ये बनाया है ये रेक्टेंगुलर टाइप, ये ऐसे जो मैंने शेड किया है, ये एक परावैद्युतांक भरा हुआ है। इसकी धारिता का सूत्र होता है C बराबर, इसको तुम सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा तुम बुक में जाके, C बराबर ε0 A/D इंटू के। अगर यहाँ पे बीच में कुछ भरा है तो क्या आएगा, नहीं भरा है तो खाली इतना आएगा। D क्या है, इनकी प्लेट के बीच का सेपरेशन है। A क्या है, ये एरिया है इनका प्लेट्स का। और भाई ये वाला फॉर्मूला तुम मिल जाएगा, जाके देख लेना बुक से। अब इसका ही, इसमें भी एक ऑप्शन दिया गया है, इंटरनल चॉइस है इसमें भी। इसमें एक न्यूमेरिकल दिया गया है, पूछ रहा है किरचॉफ के नियम लिखो और दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना करो। तो ये मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा देता हूँ, ये जरूरी है ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने। कौन सा क्वेश्चन है अपना, छठा क्वेश्चन है बेटा। छठे क्वेश्चन में कितने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन है और एक ही पार्ट है 5 नंबर का। तो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में ऐसे इस तरह से सेल बना रखा है, फिर एक सेल यहाँ पे लगा रखा है, इसमें यहाँ पे वेक्टर रेजिस्टेंस लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा रखा है, और करंट की डायरेक्शन क्वेश्चन में ही दे रखी है। ये I2 दी है, ये रेजिस्टेंस दिया है बेटा 1 ओम, ये यहाँ पे दिया है I1, यहाँ पे करंट दी है I1, ये रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, यहाँ पे करंट ऐसे दिखा रखी है I3, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। ये 2 वोल्ट का सेल है E1, और ये भाई E2 है, ये 1 वोल्ट का सेल है। पूछ रहा है ये बताओ करंट कितनी होगी अलग अलग प्रतिरोध में, इसमें कितनी है I1 है, इसमें कितनी I3, इसमें I2 है। पहली बात तो तुम यहाँ पे जब जंक्शन लो देखोगे तो यहाँ देखोगे ये करंट इधर से आई, ये करंट इधर से आई, और दोनों मिलके यहाँ चली गई। इस वायर से करंट आई, इससे भी आ रही, यहाँ मिलकर दोनों इसमें जा रही हैं। तो क्या पता चल रहा है I1 + I2 = I3। एक इक्वेशन तो यहाँ डायग्राम से ही पता चल जाएगी। बाकी इक्वेशन निकालने के लिए किरचॉफ लॉ लगाओगे, तुम्हें समझा रखा है। इसमें तुम जो है बेटा मैश बना लो, मैश। किरचॉफ के लॉ जब देखोगे बुक से समझ आ जाएगा मैश क्या होते हैं। मैश बना लोगे तो ये फर्स्ट मैश हो गया, सेकंड मैश हो गया। फर्स्ट मैश में लॉ लगाओगे, लॉ कैसे बताते हैं हम कि हम एक किसी भी डायरेक्शन में सर्कुलर चलते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ क्लॉकवाइज चलेंगे पहले में, तो जब इधर से क्लॉकवाइज चले, इधर से चलते हुए आ रहे हैं, पहले कौन सी प्लेट आई माइनस, तो अपोजिट साइन ले आता है। कौन सी प्लेट का साइन लिया जाएगा, प्लस का, कितना आ जाएगा 2। ये तो हो गया सेल के लिए। जब घूम के इधर आएंगे तो अगर करंट के चलने की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है तो ये इसका और इसका प्रोडक्ट माइनस में ले जाएगा, -2I1। देखो ये चीज़ें ना सिखाई नहीं जा सकती, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ये कैसा आएगा ये तुम थ्योरी में पढ़ना जाके। जब इधर से घूम के आ रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रही है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस का हो गया I3 × 2 = 0। जब मैश 2 में लगाओगे, ये कौन से में था, मैश 1 में, फिर कौन से में लगाओगे, मैश 2 में लगाओगे। मैश 2 में जब लो लगाओगे तो यहाँ से चलते हैं सेल से, हम नीचे से ऊपर गए, पहले प्लस प्लेट आई तो माइनस का निशान आ जाएगा, कितना 1। फिर जब इधर से घूम के आएंगे, हम नीचे आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रही है, I3 × 2, इसमें प्लस का आ जाएगा। फिर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखो हम इधर आ रहे हैं, करंट इधर जा रही है, I2, ये भी प्लस का आ जाएगा, I2 × 1 ओम। अब 1 2 3 इक्वेशन है, और भाई 3 इक्वेशन, और क्या करना है, 3 ही वैल्यू सोल्व करनी, तो इजीली हो जाएंगे सोल्व बहुत आसानी से। इसमें से कोई मान लो I3 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू रख दो, चाहे I1 की चाहे I2 की, तीनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोल्व तो खुद करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा अपना। 7th रह जाता है, 7th 8th और 9th इनको नेक्स्ट वीडियो में कराते हैं, ठीक।